सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे डे नाइट क्लासेस चैनल पे। देखिए, इसमें हम लेके आए हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो परीक्षाएं होने वाली हैं 2023 की। इसमें हम आपको कवर करेंगे। देखिए, सामान्य अध्ययन एम का फुल टेस्ट कवर करेंगे और साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस बेस्ट जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो हम आपको बताएंगे, जनवरी 2023 से हैं। तो चलिए 140 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इन दो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप बताइए, यही प्रश्न आ जाए आर 2023 में तो आपका आंसर क्या होगा? अब देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला गलत है। तो आपका होगा ओनली फर्स्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था, बात सत्य है। सेकेंड वाला जो है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये इसका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, चलिए, बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है। दूसरा प्रश्न बताइए। अपनी तैयारी को जांच सकते हैं आप इसके माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था? 15 सेकेंड में बताना है आपको। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड केनिन। (1856) से 1858 तक लॉर्ड केनिन कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए, नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जो सरकार गठित हुई थी 2 सितंबर 1946 के तहत, मंत्री दिए हैं और उनके विभाग दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही इसमें है। देखिए, इसमें राइट आंसर होगा आपका बी, जोगेंद्र नाथ मंडल को रेल मंत्रालय दिया गया था। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है? 8वीं अनुसूची से कौन सा संबंधित है ये बताना है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93वां संविधान संशोधन 2003। 1 B C D में से सही उत्तर बताना है। सही कह रहे हैं विद्यार्थियों। अगर आपका ऑप्शन डी है तो आप 100% राइट हैं। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये तीनों संवैधानिक अधिनियम आते हैं। तो देख रहे होंगे आप जैसा कि कितने सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपकी परीक्षाओं में जिनके आने की संभावनाएं सबसे अधिक हों। चलिए, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? आयरलैंड के संविधान से कौन सी संवैधानिक प्रक्रिया नहीं ली गई है? देखिए, नीति निषेध तक तो ली गई है, ये तो मालूम होगा आपको। और ABC में से बताइए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी ली गई है। अब A और B में से बताइए। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन भी लिया गया है। तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये जो है आपका आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। A ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ में से बताना है। राइट आंसर आपका होगा रोपड़। रोपड़। ये रोपड़ थी जो आपकी सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी हड़प्पा काल में। इसके अलावा जो दिया हुआ है ये हड़प्पा, हम आपको ये बता देते हैं, रावी नदी के तट पर अवस्थित थी। और कालीबंगा कहाँ? घग्गर, पढ़ा भी होगा सब आपने, घग्गर, हम रिवीजन के लिए बता देना है। लोथल किस नदी के किनारे थी स्थित थी? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। चलिए अगला देखते हैं, इसको बताइए 7 नंबर वाला। इसके माध्यम से, इस सेट के माध्यम से आप तैयारी को जांचें। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित नहीं था? चेनाब, झेलम, सिंधु और गंगा। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं था, सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? नहीं है तो जो निर्वाचन होते हैं, जैसे पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, संसद के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा संपन्न नहीं कराया जाता है? आपका आंसर होगा ए, पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन को चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग नहीं संपन्न करवाता है। इसमें आपको सही सुमेलित करना है। अनुच्छेद दिए हुए हैं और विवरण दिया हुआ है। सही सुमेलित करना है इसमें आपको। देखिए 371 झा जो है वो संबंधित है स्पेशल प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा के लिए। नेक्स्ट देखिए गोवा के लिए, और नेक्स्ट है 371 जा संबंधित है अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 छा है मिजोरम के लिए और 371 घ है आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध के लिए। तो आपका 1 2 3 4 है, सामने सामने ही है। ये विद्यार्थियों इसको नोट कर लीजिएगा, आ सकता है परीक्षा में प्रश्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लग रहा है विद्यार्थियों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमको प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 2 3 दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कि नहीं, सत्य या असत्य है? अगला, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और नंबर 3 जो स्टेटमेंट कह रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है। कौन सा सही है? 1 या 3, 1 या 2, 1 2 या 3 या सभी? सही कह रहे हैं, सही आंसर है आपका। अगर डी है तो आप सही हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और 6 माह की अवधि तक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है कार्यवाहक के रूप में। इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकेंड है, बताना है कौन सा सही है। दोनों सही, दोनों गलत। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। दूसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 61A के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसमें आपको बताना है, सत्य बताना था, केवल फर्स्ट सही है।
महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसमें केवल आपका फर्स्ट ही सही है। जो 61A है, 61A, इसके तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये आपका साबित कदाचार सिद्ध समर्थता नहीं है। क्या है? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर 161A। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ABCD। देखिए, पहला ही है, यह मूल संविधान का हिस्सा है, यही सत्य नहीं है। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका वर्णन देखिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों का तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? ये परिभाषा दी हुई है आपकी, ठीक है। ये किसकी परिभाषा? उत्प्रेक्षण की, प्रतिषेध की, परमादेश की कि अधिकार प्रत्याख्या की? ये आपकी बी अगर आपने लगाया है तो आप सही जा रहे हैं। उत्प्रेक्षण की ये परिभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। कैसे? ABCD। 1/3 बहुमत, 2/3, सामान्य बहुमत या कोई नहीं? आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक। 2/3 बहुमत पे अगर आप गए हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। 2/3 बहुमत के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है, अनुच्छेद 312 में ऐसा वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एक नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत शामिल नहीं है? नीति निषेध तत्वों के अंत से अभी एक प्रश्न पूछा था हमने, दूसरे के नंबर का है ये। देखिए, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, ऐसा नीति निषेध तत्वों में इसका वर्णन नहीं किया गया है। बाकी इसका है कुछ का दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार, लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य, पर्यावरण का संरक्षण, ये नीति निषेध तत्व हैं। लेकिन ये जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क जो शिक्षा का उपबंध है, ये ऐसा वर्णन नहीं है। चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आप बताइए इनके आंसर। कथन दिए हुए अभिकथन है और कारण है, ठीक है। बताना है संबंध क्या है, दोनों सही, दोनों गलत, या एक दूसरे की व्याख्या करता है कि नहीं करता है। क्या है? महान न्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, ठीक, पहला है। और इसका कारण दिया हुआ, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी होगा, ठीक है। ए गलत है परंतु आर सही है। ये ए आपका स्टेटमेंट गलत है, आर स्टेटमेंट सही है। महान न्यायवादी का वेतन पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ये बात सही है। लेकिन महान न्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शदाता नहीं होता है, ये सही, आर गलत है। नेक्स्ट देखिए, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 27, 23, 32 या 29? अगर आप गए हैं 29 पर तो आप सही हैं।
नेक्स्ट, किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? 55 में नहीं है, 58 में नहीं है, ऐसा वर्णन है 153 अनुच्छेद में। इस बात की व्याख्या की गई है कि एक व्यक्ति दो से या एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट देखें, सल्तनत काल में बरीक ए मुमालिक था। बरीक ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख, पत्राचार, नौसेना की अश्वशाला। बरीक ए मुमालिक था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ए नंबर ऑप्शन। ए अगर आप पे गए हैं तो आप सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शाहनामा फिरदौसी ने लिखी, सही है, सही है। श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु ने लिखी थी नहीं लिखी थी? सही है। अब देखिए, और तहकीके हिंद अलबरूनी ने लिखी थी। ये रेहला उत्बी ने लिखी, ये कथन आपका गलत है। रेहला किसने लिखी थी? रेहला लिखी थी इब्न बतूता, मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता लिख लीजिएगा, इब्न बतूता, ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? शाहजहां ने देखिए ताजमहल का तो निर्माण कराया था, बिल्कुल। अब 3 बच्चे बी सी डी में। आपका आगरा फोर्ट का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था। इसका निर्माण कराया था किसने? अकबर ने कराया था, 1574 में कराया था। ताजमहल कब का निर्माण कब हुआ? शाहजहां द्वारा, तो 1648 पता भी होगा आपको। लाल किला कब शाहजहां द्वारा बना? ये बना था 1648 को, लाल किला भी बना था। अब जामा मस्जिद दिल्ली की शाहजहां द्वारा 1656 में। चलिए, निम्न पर विचार करना है। ये देखिए, सोशल सर्विस लीग दिए है, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी और नौजवान सभा। उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालानुक्रम बताना है। ऐसे ही प्रश्न विद्यार्थियों मिलेंगे आपको आरओ में। क्या होगा सही क्रम? बी ऑप्शन आपका होगा, ठीक। 3 1 2 4 होगा। देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, ठीक है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 में। स्वराज पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1923 में की थी। नौजवान सभा की स्थापना हुई थी 1926 में। चलिए, नेक्स्ट आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तहकीकात कमेटी, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी नहीं है, ये मदन मोहन मालवीय है। सी नंबर ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर रखा गया है। अभिकथन देख लेते हैं और कारण देख लेते हैं, उसी आधार पर बताएंगे। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण दिया हुआ, मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। बताना है आपको 15 सेकंड में, 15 से 30 सेकंड ले लीजिए। देखिए, इसमें कौन सा ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या है कि दोनों गलत हैं? आपका ए नंबर हो जाएगा सही। मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं और उन्होंने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था
रिवाइज इसलिए कर देते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए, ठीक है, लिख भी दे रहे हैं, याद भी हो जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 है और सूची 2 है। पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके लेखक और संपादकों के नाम हैं। फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। देखिए, हाँ, अब देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका, होगा 1 2 4 3 है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, ये तो इजी है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखी थी, नोट कर लीजिए ना मालूम हो। और है अगला है सी का है फोर्थ आपका, द नेशन इन मेकिंग, ये है आपकी सुनैना बनर्जी ने लिखी थी, SC बनर्जी। और हमदर्द लिखी थी मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में नहीं जाना जाता, जीरो के रूप में नहीं, बताइए। ए ऑप्शन आपका सही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पवनार आंदोलन को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। दोनों कथनों में बताना है कौन सा सही है, दोनों सही दोनों गलत या एक सही। अगर आप सी पे जा रहे हैं तो आप सही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन छांट छांट के सेलेक्ट करके लिख लिए गए हैं हमने। ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका सही है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे, ये भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यात्री हैं और शासक हैं। देखिए, निकोलो कोंटी देवराज प्रथम के समय में आया था, ये बात सही है। नूनिज अच्युत के राय के शासनकाल में आया था, सही है। 1 2 2 3 या 1 3 या सभी नोट कर सकते हैं आप, ये सब सही हैं, ठीक। डोमगी वायस कृष्णदेव राय के समय में आया था और नूनिज अच्युत राय के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। इसमें आपका राइट आंसर होगा डी। ये सभी सही मैच्ड हैं। लोएस पठार चीन में है, पोटावर पठार है पाकिस्तान में, और सान पठार है म्यांमार में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। चार ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताएं। शंकर नायर ने दे दिया था, बी नंबर ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के किस द्वीप को तिल ताड़ जिसे कहते हैं पाम ऑयल का देश कहा जाता है। केन्या, सोमालिया, युगांडा और नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका राइट आंसर है। नाइजीरिया को तिल ताड़ यानी कहते हैं पाम ऑयल का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लोम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार काटती है और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है, दोनों सही दोनों गलत या फर्स्ट सही या ओनली सेकंड सही।
देखिए इसमें दोनों गलत हैं, फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। राइट आंसर क्या है आपका? डी है। लोम्पोपो नदी विषुवत रेखा नहीं, ये आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर होना चाहिए तब सही हो जाए कथन ये। और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, नहीं, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ होना चाहिए विषुवत। ठीक, इसीलिए आपका ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला नहीं है, गेहूं नहीं है, ऊन और कपास में बताना है। कपास उत्पादन के लिए ए ऑप्शन होगा आपका। अगला है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? चलिए, दक्षिण अफ्रीका हमने हटा दिया, अब बताइए ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और फ्रांस में। ये है न्यूजीलैंड में। अभिकथन और कारण वाला एक आ गया और क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, और कारण कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती है, ये बात सत्य है, सही है। और उत्तरी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है, ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, आपका ए नंबर हो जाएगा सही। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? चारों ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी। संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और या कि सभी सही हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल, ये तो पढ़ा भी होगा आपने। जेट स्ट्रीम इसी में प्रवाहित होता है, और ए संवहन धाराएं इसी मंडल में होती हैं, यानी कि आपका डी हो जाएगा। सब सही है। क्षोभ मंडल के विषय में जो तीनों बातें हैं, ये तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव 0 होता है। बताएं। देखिए, राइट आंसर हम आपको बता रहे हैं, इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है आपका, यानी कि दोनों कथन सही हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना कहलाता है कॉरियोलिस बल कहलाता है। तो ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो होता है वो 0 होता है, ये बात सत्य है। ठीक, और विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है, ये भी सत्य है। दोनों बातें हैं। कथन और अभिकरण वाले आ गए। क्या अभिकथन कह रहा है? चिनकू को हिम बख्शी पवन भी कहा जाता है, और यह पवन शीतकाल के अधिकतम समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। कौन सा सही होगा आपका? देखिए, ए तो सही है, चिनकू को हिमबख्शी पवन कहते हैं, और कारण भी आपका सही है। पवन शीतकाल में अधिकतर समय में चारागाहों को बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। ए और दोनों सही है और सही व्याख्या की गई है। अगला है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है?
असम, नेपाल, पंजाब या कुमायूं हिमालय? आपका राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब हिमालय। हिमालय का पंजाब हिमालय क्षेत्र सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी की बाबा बूदन? अनाईमुड़ी की पहाड़ी की जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, वो स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, यूरोप में के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? आइबेरिया। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर मिलाकर कहलाते हैं आइबेरिया। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अल्पसंख्यकों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख मिलता है आपके, सही है आपका ए है। ठीक, अभिकथन और कारण देख रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत कर किया जा सकता है। अगला है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, ये आपका क्या होगा राइट आंसर? आर तो सही है। ठीक, जबकि आपका ए गलत है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महापरीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु उसकी रीति यानी कि सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर इसको हटाया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वही सिस्टम नियंत्रक एवं महापरीक्षक को हटाने का है। तो आपका आंसर हो जाएगा आर सही है, बल्कि ए गलत है। ठीक है, आर सही, ए गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन 1 है और 2 है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। दोनों कथन बताना है, एक सही, दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। विद्यार्थियों, जो पैटर्न क्वेश्चन का लिया है हमने, सेम वही लिया है जो आपके परीक्षा में आपको मिल सकते हैं प्रश्न। तो इसमें आपका 1 और 2 यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, और अवकाश प्राप्त के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर। दोनों बातें आपकी सत्य हैं। आपको याद हो जाए इसीलिए हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसमें अनुच्छेद 263 में मिलता है। इसको बताइए। अनुच्छेद 315 सेकेंड के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? संसद, राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग द्वारा कि संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा? बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आंसर आपका बी होगा, राष्ट्रपति द्वारा होती है। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, आजीवक मक्खली गोशाल सही है,
बर्बरी नामदेव सही है। अब बताइए धरकरी रामानुज और रामावत रामानुज में, ये भी सही है आपका डी, रामावत और रामानुज, ये आपका कथन गलत है। रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? रामानंद ने की थी। बाकी सही है, ए बी सी सही है और डी आपका गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक फफूंदी जनित रोग नहीं है? तमा, एथलीट फूट, खसरा की गंजापन। अगर खसरा लगाया आपने तो सही है, सी ऑप्शन है। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था? ABCD में से बताना है। इसका यह उद्देश्य था, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान हेतु इसका गठन किया गया था, ए नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है। और दूसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। इसमें कौन सा सही है? 1 2 2 3 1 3 या सभी? तो भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है, सही है। तृतीय क्रांति का प्रारंभ, ये भी सही है भी, और आपका ये भी सही, यानी कि आपका 1 2 3 सही है। ठीक है, तीनों सही हैं। तो इस पार्ट में विद्यार्थियों हम 50 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट में हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, और वही पैटर्न लिया है जो आपकी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा सेकेंड पार्ट में मिस करिएगा, और इसमें आपको परीक्षा के लिए RO 2023 के लिए बिल्कुल हेल्प मिलेगी, ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। फिर हम आपको टोटल, हमने बताया ना 140 क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आप इसको समझें, और सेकेंड पार्ट में हम आपको और बताने का प्रयास करेंगे बेहतर। और क्वेश्चन का हमने जो सेलेक्ट किए हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसे लगा और क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा, और आपने कितने इसमें से प्रश्न किए। 50 क्वेश्चन अभी हमने आपको बताए हैं, बाकी आपको 90 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर मिलेंगे, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।